हेलो एवरीवन, बोर्ड्स सर पर है और सीयूईटी दिमाग में। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करवाने वाली हूँ, वो भी अगले सिर्फ 7-8 मिनट में। जल्दी से अपना पेन और रजिस्टर निकालो क्योंकि ये स्पीड रन शुरू हो रहा है। ये आप लोगों को बोर्ड्स में तो 6 मार्क्स दिलवाएंगे ही, साथ साथ सीयूईटी में आपकी रैंक भी बढ़ाएंगे। तो चलिए रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। यूएसएसआर के कोलैप्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था यूएसएसआर के कोलैप्स होने का, वो इंटरनली काफी वीक हो गया था। उसमें आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था उनका, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया था। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि जो उनकी इकोनॉमी थी वो काफी वीक हो गई थी। किस तरीके से वीक हो गई थी, उन्होंने सारे पैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स में लगा दिए थे, जिससे कि क्या हुआ, बच्चों के लिए रोटी भी के लिए भी पैसे नहीं बचे, मतलब खाने की भी तंगी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव ने आए, उन्होंने चाहा कि रिफॉर्म्स हों, उसके लिए उन्होंने ग्लासनोस्ट, पेरिस्ट्रोइका जैसी रिफॉर्म्स भी करने चाहे, बट वो सिस्टम इतना ढीला हो चुका था कि वो रिफॉर्म्स का रिजल्ट अपोजिट ही हो गया और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट में आया शॉक थेरेपी। लार्जेस्ट गैरेज सेल हुई, इसमें सबसे बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, जिससे कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया और रशियन जो करेंसी थी वो भी, उसकी भी कोई कीमत नहीं रही। इसी तरह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब ये तो बोर्ड का था कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। 6 का आए या क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का भी आ सकता है, तो भी आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट अगर सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने सोचा है? सीयूटी में पूछा जाएगा शॉक थेरेपी किसने सजेस्ट की थी, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से रिफॉर्म्स की बात की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स एंड पावर। अब न्यू सेंटर्स और जो थे पावर्स जो थी वो आ गई थी। अब सिर्फ एक मोनोपोली नहीं रही थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूएस की ही चलेगी। अब क्या हुआ था, न्यू पावर्स जो थी वो इमर्ज हो गई थी, जैसे चाइना मॉडल, यूरोपियन यूनियन और आसियान। मैं एक एक के बारे में बताती हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से, बुलेट पॉइंट्स में बता रही हूँ और आप उसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग लिखो, अगर 6 मार्क्स का है तो उसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। सबसे पहले चाइना मॉडल के बारे में सुनो। चाइना मॉडल क्या था, चाइना मॉडल ने ना, चाइना ने ना एकदम शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी। चाइना ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। 1972 में चाइना ने यूएस से फ्रेंडशिप की। 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाया। नेक्स्ट 2001 में उसने WTO ज्वाइन किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चला चाइना। अब आप जानते भी हो कि चाइना का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन भी एक अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर में। यूरोपियन यूनियन का क्या है, अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, मतलब उसकी अपनी करेंसी तक भी है, यूरो। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन कोई ग्रुप नहीं था, एक नेशन स्टेट की तरह काम करता था। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी एक न्यू पावर के रूप में उभर कर आया। आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 10 कंट्रीज थी इसमें साउथ ईस्ट एशियन, और सबने अपना एक ग्रुप बनाया और कहा कि हम अपने तरीके से चलेंगे। तो इस तरीके से न्यू पावर्स जो थी वो इमर्ज हो गई थी। अब कोई एक ही पावर नहीं था जो पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा करेगा या राज चलाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से। सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीयूटी में पूछा जाएगा यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी कब हुई, यूरोपियन यूनियन कब आया, चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कब अपनाई, और इसके साथ साथ पूछ सकते हैं कि आसियान के बारे में बताओ, आसियान में क्या कितनी कंट्रीज शामिल थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को दोनों तरीके से पढ़ना है, अपने बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है और सीयूईटी के लिए भी पढ़ना है। चैप्टर 3 है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें हमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी, मिलिट्री डेमोक्रेसी सीसॉ देखने के लिए मिला है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है, हमारा नेबरहुड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का आप लोगों को पता है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आई, कभी डेमोक्रेसी चली गई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया साउथ एशिया में, जब बांग्लादेश अपना अलग से बन गया। 1971 में वो आजाद हो गया। सेकेंड, कोऑपरेशन की भी बात की गई है, जिसमें सबसे पहला कदम क्या उठाया गया, सार्क बना, 1985 में बना था। लेकिन इधर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों थे सार्क में,
और इंडिया पाकिस्तान अपने ही मुद्दों पे लड़ते रहे, जिससे कि सार्क बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर आया साफ्टा, ये 2004 में बना, जिससे कि ट्रेड बढ़ सके। व्यापार के ऊपर इसमें बात की गई कि भाई हमें व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, ये 2 मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट सीयूईटी में बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फराका ट्रीटी किन देशों के बीच में हुई, LTTE का कॉन्फ्लिक्ट क्या था। तो इस तरीके जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं वो सीयूईटी में पूछ सकते हैं। चैप्टर 4 में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। सबसे मेन है यूएन। हमारा यूनाइटेड नेशंस क्यों बना था? ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, इसलिए अब हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहते थे। यूएन बना था। यूएन में 5 देशों के पास वीटो पावर है जो परमानेंट मेंबर हैं। अब क्या हुआ, सबसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बोर्ड्स में यूएन से रिलेटेड? शुड इंडिया बी अ परमानेंट मेंबर इन यूएन? सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इसमें हम 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 4 तो मेन पॉइंट्स यही हो गए। ह्यूज पॉपुलेशन है इंडिया में, इकोनॉमी राइजिंग है, इतना ज़्यादा इकोनॉमी हमारा राइज कर रहा है, हमारी हिस्ट्री भी डेमोक्रेटिक रही है और यूएन के मिशंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया है इंडिया ने। तो यस, इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। सीयूटी में कैसे पूछे जाएंगे? सीयूटी में पूछा जाएगा कि यूएन में कितने मेंबर्स हैं, वीटो पावर कितने मेंबर्स के पास है, कितने देश उसमें शामिल हैं, और ये IMF का काम बताओ। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें आपने सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में बताती हूँ। आपने पढ़ा होगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज के बारे में। इसमें कहा गया है कि भाई जब वर्ल्ड में ज्यादा कचरा डेवलप्ड कंट्रीज ने मचाया है और वो इतने कैपेबल भी हैं कि भाई विकासशील देश इतने कैपेबल हैं कि भाई चीज़ों को क्लीन कर पाए, तो उन्हें ही करना चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर जो ज़्यादा है वो उन्हें ही उठाना होगा। अनडेवलप्ड कंट्रीज इतना शेयर नहीं उठा सकते, तो इसलिए टर्म यूज़ की गई है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सीबीएसई का फेवरेट भी है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसकी तैयारी करना, इसके सारे मेन बुलेट पॉइंट्स लिख लेना। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताती हूँ। ग्लोबलाइजेशन कोई इंटरनेट नहीं है, इसमें मिक्स कल्चर की बात की गई है। अब आज की डेट में ना ही तो हम पूरे इंडियन है और ना ही हम पूरे वेस्टर्न है, हम मिक्स कल्चर फॉलो करते हैं। तो उसी की बात ग्लोबलाइजेशन में की गई है और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता भी है। इसी तरीके से सीयूईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन वर्ड आंसर्स आपको देने होंगे कि भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन सी कंट्रीज के बारे में बात की गई है। एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाएगा, एक आपको बताना होगा। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी मिक्स्ड कल्चर की बात किसने की, उसके बारे में बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में वन वर्ड के पूछे जाएंगे। अब आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ बोर्ड्स के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीयूईटी से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, उन्हें भी ध्यान से सुनना। जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शॉक थेरेपी के कोई 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। क्या थे, किस तरीके से शॉक थेरेपी के क्या नतीजे निकले? फर्स्ट, रशिया की करेंसी रूबल एकदम क्रैश हो गई। सेकेंड, सोशल वेलफेयर सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडीज वापस ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 2, नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच में आइडियोलॉजिकल फर्क क्या था? नाटो यूएसए की टीम था तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को मानता था। वार्सा पैक्ट यूएसएसआर की टीम था तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए कोई 2 क्राइटेरिया बताओ। देश की इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए, सेकंड पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, देश को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है? ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक कंट्री की नहीं होती हैं बल्कि पूरी दुनिया की शेयर्ड प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि स्पेस, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाहर का कल्चर हमारे कल्चर में मिल जाता है। मैंने आपको भी आगे समझाया भी है किस तरीके से न्यू मिक्स्ड कल्चर बना है। अब सीयूईटी फोकस करते हैं, क्वेश्चंस जो सीयूईटी में फोकस किए जाते हैं, किस तरीके के वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन की कमांड कब संभाली? 1985 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का रिलेशन किस इवेंट से है? फर्स्ट गल्फ वॉर से। आसियान फ्लैग में धान की 10 बालियां क्या दिखाती हैं? 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन की फ्रेंडशिप। बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी जो कोल्ड वॉर खत्म होने का सिग्नल था? नवंबर 1989 में। WTO ने 1995 में किसे रिप्लेस किया था? गैट को।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या था? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए इंटरनेशनल टारगेट सेट करना। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में किस प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाएंगे, जो वन वर्ड आंसर आपको ध्यान रखना होगा। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बाद देखो कि कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चन के साथ जाएगा।